अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं, एक तो जो आज एक चीज़ से उमर ताब बंदयाल साहब ने, आप इसको चालाकी कह लें, रूल्स की वायलेशन कह लें, अपने ही इस्तदलाल की नफ़ी कह लें, जो कि एक अनोखा 6 मेंबर का बेंच बनाकर, और वो बेंच किस बुनियाद पर बना, कैसे बना, हम आपको ये ज़रा बताएंगे। ये बड़ी दिलचस्प है ये बात। जस्टिस कादी फाइज ईसा के दिए हुए एक फैसले को रोकने के लिए मौजूद चीज़ जैसे उमर ताब बंदयाल साहब को, जिसे कहते हैं ना वो तीन तीन, जिसे कहते हैं ना वो, आप क्या कह लें कि अपने रंग बदलने पड़े। ठीक है। और उसके अलावा अब जो सुप्रीम कोर्ट, ये अब हम खुल के कह सकते हैं ना, इसमें अब क्या छुपी ढकी छुपी बात है, ये बज़ाहिर नहीं, ये यकीनन एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। और इसमें जो अब दो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें एक धड़ा मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब का है। हम उनके धड़े में शामिल जजेस के बारे में आपको बताएंगे, वो कौन हैं, कैसे आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। जबकि जो उनके साथ नहीं खड़ा, जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरी तरफ है, जिनको हम कह सकते हैं कि वो आइन पसंद जजेस हैं, वो खुद मुख्तार माइंड के जजेस हैं, वो डेयरिंग जजेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखा सकते हैं, वो कौन है, उसमें कौन कौन शामिल है, क्या क्या उनका क्या क्या बैकग्राउंड है, वो भी ज़रा आज आपको बताएंगे। ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प है। ये आपको मालूम होगा, इन लोगों का तारुफ तो आपको मालूम होगा कि कौन कहाँ पर क्यों खड़ा है, और जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये आप इससे जान सकेंगे। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, ये भी हम आपको आज देंगे। तो देखिए, अब आज मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने एक 6 रुकनी बेंच बनाया। अब इस 6 रुकनी बेंच में आप देख लीजिए, जस्टिस एजाजुल हसन इसकी सरबराही कर रहे थे। ठीक है, पहले तो आप इस बेंच की तश्कील देखिए, वो किस तरह से रूल्स की वायलेशन में है। मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब इतने दिन तक हुकूमत के सामने उनकी फुल कोर्ट की जो अटॉर्नी जनरल दरखास्त कर रहे थे, इस बुनियाद पर रद्द करते रहे कि भाई जो 2 जजेस आप कह रहे हैं कि रिक्यूज किया, जिसमें से जस्टिस एजाजुल हसन को मैंने दोबारा साथ बिठाया हुआ है, इनका रिक्यूजल नोट कहां पर है? इनका रिक्यूजल नोट क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, तो टेक्निकली इनका रिक्यूजल काउंट ही नहीं होगा, तो इसलिए यह बेंच में मौजूद है। ठीक है। अब आज जो 6 रुकनी उन्होंने बेंच बनाया, जो बेंच उन्होंने बनाया, जिसको पहले जस्टिस कादी फाइज ईसा जो सीनियर प्यूनर जज हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद सुन रहे थे। ये हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने का 100 मोटो नोटिस जो था। अब इन तीनों जजेस को निकालकर मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने एक चलते बेंच में नए 6 जजेस डाल दिए। वो कौन थे? जस्टिस एजाजुल हसन को सरबराही दी गई, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी थे, ठीक है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे। ठीक है। पहले तो हम आपको ये बताएं एक्सक्लूसिवली कि कल रात को इन्हीं जजेस से मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की। वहां पर उनको बज़ाहिर फिर यही तासुर है कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप लोगों ने जाकर जो जस्टिस कादी फाइज ईसा का एक फैसला जो हमारे गले में फंसा हुआ है, उसको उड़ाना है, और उड़ाना बड़े तकनीकी तरीके से है कि आप लोग कहेंगे कि जी अब हतमी फैसला आ गया है, केस निमट गया है। वो जो फैसला था पिछले बेंच का, वो अबूरी फैसला था, तो अबूरी फैसले की बात खत्म होगी, अब तो हतमी फैसला फैसला कहलाएगा। वो अबूरी हुक्मनामा था, क्योंकि उस हुक्मनामे में कह दिया था कि आप 184(3) के तहत ना तो 100 मोटो नोटिस यूं ले सकते हैं, ना उनकी मजीद समाअत कर सकते हैं, ना स्पेशल बेंचेस बना सकते हैं, जब तक के फुल कोर्ट वो रूल्स नहीं बना लेती। तो वो तो बनाने नहीं थे, फंसी हुई है इस टाइम। ठीक है। तो अब आपने ये बेंच बनाया,
इस बेंच ने आके यही डिलीवर किया, ठीक है। और जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले को इन्होंने ख़त्म किया, ठीक है। और अब देखिए कि अगर जो भी था, आपने उस बेंच को बड़ा भी करना था, आप उसमें जो पिछली जजमेंट है जिसको ये 6 जजेस बैठ के, जो मौजूद जस्टिस उमर बंदयाल साहब के धड़े के जजेस हैं, उड़ा रहे हैं, तो उन जजेस ने जिन्होंने उस फैसले पर साइन किया है, यानी कि मौजूद जस्टिस कादी फायजीसा और मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनमें से किसी जज को आप इस बेंच में बिठा रहे नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि इससे ज्यादा आप कैसे फिर अदालत चलाएंगे कि मैं अदालत अपनी मर्जी से चलाऊंगा, ना रूल से चलाऊंगा, ना आइन से चलाऊंगा, ना कानून से चलाऊंगा, जो मेरी मर्जी होगी। नाउज़बिल्लाह, मैं अब लाइक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं एक अल्लाह मियाँ आ गया हूं कि मैं जो दिल करे करूंगा और मैं किसी को जवाब देनी हूं। वो उन्होंने पूछा भी इरफान कादिर साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, कि जनाब जस्टिस जो इजाजुल हसन थे, ये आपने, अगर आप कहते हैं रिक्यूज नहीं किया, तो पिछली दफा आपने इनको बेंच से निकाला क्यों था और अब बेंच में डाला क्यों है? उन्होंने कहा मेरे पास वजूहात थी। उन्होंने कहा आप जरा बताइए कि निकालने की वजूहात क्या थी जस्टिस इजाजुल हसन को, और वापस बेंच में डालने की वजूहात क्या है? तो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इंतहाई गरूर से कहा मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। उन्होंने कहा जी मुझे ना बताएं, 22 करोड़ कौम को बता दे, वो वजह जानना चाहती है, उनको भी नहीं बताऊंगा। अरे भाई, हमारे टैक्सों पर आपका यह इदारा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। कोई सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से सैलरी आ रही है, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से सैलरी आ रही है, तो जवाब दे क्यों नहीं है आपका? बताएं क्यों उनको निकाला और फिर क्यों वापस डाला आपने? वाह। तो अब बात यह है कि अब ये धड़ेबंदी तो क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि इस धड़ेबंदी में हैं कौन कौन। एक तो मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब खुद इस धड़े की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है इमरान खान को सादिक और अमीन का भी फैसला दिया हुआ है आपने, और नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली वाले बेंच का भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप हिस्सा थे। बाकी भी आपके तमाम, मतलब आपके फैसले उठा के देख लीजिए ना, सिवाय एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाले फैसले के अलावा कोई फैसला पीटीआई के अगेंस्ट आप ढूंढ के दिखाइए, ठीक है। और उसकी वजह क्या है भाई? वो डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग भी इसलिए उड़ानी पड़ गई कि वो इतना गैर आईनी इकदाम था कि वो कहते हैं साकिब निसार नहीं, वो टाउट गलीज नस्ल का, उसने कहते हैं इमरान खान को मुंह पे बैठ के कहा कि भाई ये जो आप लगे हुए रात को अदालतें क्यों खोली, रात को अदालतें क्यों खोली, वो जजेस आपको किस तरह बचाते? वो तो आप खुद भी अगर उस बेंच में बैठते तो आपको वो फैसला उड़ाना पड़ जाता, स्पीकर की रूलिंग, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ानी पड़ जाती। और देखिए, उन्होंने अभी भी उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ने, आपका इमरान खान साहब ख्याल रखा है। ये साकिब निसार इमरान खान को कह रहा है, और उन्होंने पूछा कि किस तरह ख्याल रखा? उन्होंने कहा वो फुल कोर्ट भी बना सकता था उस सो मोटो में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर, और अगर वो फुल कोर्ट बना देता तो ये दीगर जजेस बैठ के, काजी फायजीसा वगैरह, ये तुम पर आर्टिकल 6 लगवा देते। तुमने आइन तोड़ा था, इन्होंने तो फिर भी तुम्हारी आइन तोड़ने के बावजूद तुम पर आर्टिकल 6 लगवाने की बात नहीं की, सिवाय एक जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के। तो छोड़ दो। तो खैर उन्होंने किया हुआ। अब ये जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है। फिर दूसरे धड़े में जो जज शामिल हैं वो जस्टिस इजाजुल हसन है, ठीक है। आप इनके भी फैसले उठा के देख लीजिए, सारे के सारे प्रो पीटीआई हैं। अगर पीएमएल इधर आ जाए तो आप देखिए इनकी कैसे ये आइन और कानून की टोके से उनको ज़िबा करते हैं, ठीक है। मेरे पास पार्टी आ जाए ये वो, ठीक है। जस्टिस साकिब निसार के साथ ये अस्पतालों में घूम रहे होते थे, ठीक है। वो उस वक्त जो सब कुछ चल रहा था, ठीक है, जब वो चीफ जस्टिस साकिब निसार जो थे वो पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन जब चला रहे थे, तो ये उनके साथ अस्पतालों में जा रहे होते थे। और फिर पनामा के निगरान बेंच थे कि ये निगरान जज थे पनामा ट्रायल के, और आपको पता उसमें आईएसआई का कर्नल निकल रहा है जज बशीर के अदालत से। जज अरशद मलिक कह रहा है मेरी नंगी वीडियो दिखा कर मुझसे फैसला ले रहे हैं। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के घर जनरल फैज़ हमीद खुद जा रहा है कि बेल नहीं देनी तुमने, तो ये उसके निगरान जज से। तो जस्टिस इजाजुल हसन तो आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर आ जाइए एक और धड़े में इसमें जो है, अब वो है जस्टिस मुनीब अख्तर, मौजूद जज हैं ये, ठीक है। सिंध हाई कोर्ट से चौथे नंबर से इनको आउट ऑफ वे एलिवेट करके लाया गया, ठीक है। और साकिब निसार साहब इनको लाए, और उसकी वजह यह थी कि ये साकिब निसार के जो मेंटोर थे खालिद अनवर साहब, उनके दामाद थे, ठीक है। ये मेरिट था। फिर आप आ रही है
इस धड़े में एक और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी लाहौर हाई कोर्ट से जूनियर जज एलिवेट करके लाए गए। ठीक है, ये भी एक जूनियर जज है जस्टिस मुनीब अख्तर की तरह। ठीक है, दूसरा जूनियर जज इस धड़े में। ठीक है, और इनके ऊपर करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात लग रहे हैं। 4 रेफरेंसेस फाइल हो गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 मेंबरान जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो चीफ जस्टिस को खत लिख के कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आप टेकअप कर रहे हैं इनका रेफरेंस, और चीफ जस्टिस कह रहे हैं नहीं मैं इनका रेफरेंस टेकअप नहीं करूंगा, इनको साथ बिठा के पैगाम दूंगा। खुली अदालत में कह रहे हैं मैं पैगाम दूंगा कि मैं इस जज के साथ खड़ा हूं वट एवर करप्शन के इल्जामात लगे हैं। लेकिन मेरे धड़े का है तो फिर धड़े का तो धड़े का होता है फिर। ठीक है, ये जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी भी इस धड़े में है। फिर आ जाइए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये भी अगेन एक जूनियर जज सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट करके लाए गए थे। ठीक है, ये भी जस्टिस मुनीब अख्तर के करीबी हैं, इनकी भी ये भी जूनियर जज है। ठीक है, इनको भी आउट ऑफ वे एलिवेट किया गया, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करके एलिवेट किया गया। फिर मोजेस जस्टिस आयशा मलिक हैं। ठीक है, ये भी जूनियर जज थी, इनको भी आउट ऑफ टर्न एलिवेशन दी गई। ठीक है, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करके एलिवेशन दी गई। फिर भी हम खुश थे कि चले सुप्रीम कोर्ट में एक खातून जज आई हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि अगर खातून जज को मौका मिलेगा तो वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड शो करेगी और वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगी। वटेवर इनकी कहते हैं कि इन्होंने कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखती थी। इनके हस्बैंड का कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज है लाहौर में, तो ये वहाँ पर होती थी, वहाँ से फिर ये जज बन के फिर खैर। लेकिन चले, हम कहते थे ठीक है आई हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट में इतना अर्सा सर्व किया, अब तो लॉ समझती हैं जो कि समझती हैं। ठीक है, लेकिन आज देखिए कितना हमें अफसोस हो रहा है कि वो भी एक धड़ेबंदी का हिस्सा है। उन्होंने आज जब उनको कल बुला के ये टास्क दिया गया कि आप उस बेंच का हिस्सा होंगी, तो उन्होंने पूछना तक क्या उन्होंने समझा कि मुझे आप किस बेंच में डाल रहे हैं जिससे आप जस्टिस काजी फैसल और अमीनुद्दीन खान साहब को निकाल रहे हैं, और जिस तरीके से निकाल रहे हैं रूल्स को वायलेट करके, आप मेरा कैरियर क्यों दाग दाग करना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं पूछा, ये भी बैंड वैगन में चढ़ गई और उस बेंच में बैठ गई मोजेस जज साहबा। ठीक है, फिर इसमें जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी, ये भी जूनियर जज सिंध हाई कोर्ट से आउट ऑफ टर्न। ठीक है, ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करके लाए गए सिंध हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में, और इनका नाम पहले रिजेक्ट हो गया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में, लेकिन मौजूद चीज़ उमर बंदयाल साहब ने माना ही नहीं कि वो रिजेक्शन है, और उन्होंने कहा कि मैंने मौखर किया था। हालांकि मिनट्स ऑफ मीटिंग और जो ऑडियो कॉल खुद मौजूद चीज़ उमर बंदयाल साहब ने रिलीज की, उससे भी साफ नजर आ रहा था कि इनका नाम रिजेक्ट हुआ, लेकिन वोट काउंट ही नहीं किए उन्होंने और मौखर कह के भाग गए और बाद में इनको एलिवेट करवा लिया। ठीक है, तो ये भी इसी तरह है। ठीक है, फिर जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए, ये भी जूनियर जज थे, आउट ऑफ टर्न। ठीक है, और इनका भी अगेन नाम रिजेक्ट हुआ था, लेकिन अब मौजूद चीज़ उमरता बंदयाल साहब मुकर गए, कारी मौखर हुआ और फिर बाद में इनको भी एलिवेट करके ले आए। ठीक है, अब देखिए कि इस सब को अगर आप नोट कीजिए तो इस सब में 6 जजेस तो वो हैं जो जूनियर जजेस एलिवेट हुए हुए हैं, वो 6 जजेस जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के धड़े में है। ठीक है, ये मौजूद जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की ये 8 रुकनी फुल कोर्ट है, उनकी नजर में बाकी 7 तो जज ही नहीं है शायद। ठीक है, वो फुल कोर्ट नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन अब देखिए इससे आपको हालात की संगीनी का अंदाजा होता है। जो मौजूद जस्टिस मकबूल बाकर जो रिटायर हो चुके हैं, वो वर्ड यूज करते थे कि जूनियर जजेस लाकर आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं, और कोर्ट पैकिंग किस लिए कर रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि जूनियर जजेस आए, वो आइन और अदालत के इंस्टीट्यूशन और निज़ाम इंसाफ के साथ लॉयल ना हो, उनकी लॉयल्टी शख्सी लॉयल्टी हो कि कौन उनको आउट ऑफ टर्न एलिवेट करके ऊपर ले आया था, तो वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट माइंड के साथ फैसले नहीं करेंगे, उनका वो होगा नहीं। जो सीनियर जज होगा वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक आएगा, उसका इंडिपेंडेंट माइंड होगा, उसको पता होगा मुझे किसी ने ऑब्लाइज नहीं किया, मैं अपनी बारी पर ऊपर आया हूं, तो वो और तरह से देखेगा। और फिर ये भी कहा जाता था, जो जजेस का इस्तेदलाल था, वो कह रहे हैं कि अगर आपने जूनियर जज भी लाने हैं तो पहले उसका क्राइटेरिया तो बना लें कि क्या मेरिट होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा, इस मेरिट पर जो जूनियर जज पूरा उतरता होगा वो एलिवेट होगा, तो क्राइटेरिया नहीं बनने दिया गया। हैंड पिक्ड जजेस लाए गए, और उन हैंड पिक्ड जजेस ने आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इदारे का आप हाल देख लें।
ठीक है, तो अब ये तो हालात हैं। अब आप आ रही है जो दूसरी साइड है, उसमें आ रही है जस्टिस काजी फायजी साहब मोस्ट सीनियर प्यून जज हैं। आपको पता है पूरी फौज जनरल कमर बाजवा की क़यादत में और पूरी आईएसआई लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज़ हमीद की क़यादत में उन्होंने पूरा जोर लगाया जस्टिस काजी फायजी साहब को निकालने के लिए। एक झूठा रेफरेंस दायर किया, पूरी पीटीआई की हुकूमत ने भी सपोर्ट किया। बाद में इमरान खान साहब ने माना कि वो रेफरेंस हमारा नहीं था, गलती थी, झूठा रेफरेंस था। लेकिन उसके बावजूद इनके ही अदालत में जिस तरह का इनका ट्रायल किया गया, वो जाहिर करता है कि कौन फैज़ हमीद साहब के साथ था और कौन उनके सामने खड़ा हुआ। ठीक है, वो तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब जैसे अजीम जजेस और जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस ने, जस्टिस याहिया अफरीदी और सब ने उड़ा के रख दिया वो रेफरेंस, लेकिन कसर कोई नहीं किसी ने छोड़ी थी। ठीक है, तो ये जस्टिस काजी फायजी साहब जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 17 सितंबर 2023 को, ये 4-5 माह बाद, ये हैं इसके एक रुकन। दूसरा जस्टिस मौजूद सरदार तारिक मसूद, ये भी बड़े इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं, क्रिमिनल लॉ के केसेस देखते हैं। ठीक है, और इनकी आप देखिए कि ये इतने इंडिपेंडेंट माइंड हैं कि जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ जब साजिश हुई, वो बेंच बना, ठीक है, तो इन्होंने वो बेंच तोड़वा दिया था। ठीक है, और उस बेंच के टूटने की वजह से जैसे कहते हैं ना वो गेम खुल गई थी। तो ये अगर चाहते तो ये जस्टिस काजी फायजी साहब अगर हटा दिए जाते जनरल फैज हमीद के ईमा पर, तो आप सोचिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद 6 माह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूं, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को जूती की नोक पर लिखा और अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई किया। उनको पता था मेरे साथी जज के खिलाफ साजिश हुई है और मैं मुर्दार खोर नहीं बनूंगा कि जस्टिस काजी फायजी साहब का मुर्दार खाऊं के इसको निकाल के और खुद चीफ जस्टिस बनूं। वो बेंच तोड़वा के उठ के चले गए और आज के दिन तक इंडिपेंडेंट माइंड है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जूनियर जजेस के एलिवेशन को इन्होंने रिजेक्ट किया है। ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के रेफरेंस को चलाने के हक में इनका है कि कहते हैं रेफरेंस चलाए, अगर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ऊपर इल्ज़ामात झूठे हैं तो इसका किरदार क्लियर, और अगर नहीं है तो घर भेजे। ठीक है, ये धड़ेबंदी क्या हो रही है। तो ये है जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये भी इसमें हिस्सा है। ये सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, जूनियर जज नहीं है। ठीक है, फिर आ रही है जस्टिस मंसूर अली शाह। ठीक है, ये पाकिस्तान की अदलिया के पहले आला अदलिया के जज हैं जिन्होंने अपने तमाम असासे लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिए थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इतने इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं। अभी जस्टिस काजी फायजी साहब उनके अहलिया ने भी डाले, लेकिन सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह थे। और ये उधर भी वकला ने जब जजों पर हमले शुरू किए तो ये वकला के खिलाफ खड़े हो गए। वकला ने इनकी अदालतों पर हमले शुरू किए तो फिर वकला से डील करके साकिब निसार साहब वकला की जान छुड़वाने के लिए इनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाए थे। लेकिन ये मेरिट पर आए थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे। ठीक है, जूनियर जज नहीं थे कि उठ के आगे किसी ने ओबलाइज कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इंतहाई इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं। ठीक है, ये भी आइन पसंद जज हैं और ये भी एक सीनियर जज है और फ्यूचर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। ये भी इस हिस्से में है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अगेन साउथ पंजाब के मुल्तान के इंडिपेंडेंट माइंड जज। जस्टिस काजी फायजी साहब वाले रेफरेंस में रिव्यू के वक्त इनको बेंच में इंक्लूड किया गया। इनके पास भी मौका था। जस्टिस काजी फायजी साहब बचते नजर नहीं आ रहे थे। बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहा था। जस्टिस उमरता बंदियाल साहब उनके साथ मिल जाते, ये 1.5 साल अच्छे केसेस लेते, नाम बनाते कि मैंने तो बड़े बड़े केसेस सुने हैं, और हो सकता है माल भी बनाते कि गुलबर्ग लाहौर में 65 करोड़ की कोठियाँ 5-5 करोड़ में खरीदते। लेकिन इन्होंने भी इस सब पर लानत भेजी और अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके जस्टिस काजी फायजी साहब वाला रेफरेंस रिजेक्ट किया, तारीख में नाम लिखवाया। और अभी भी जब ये 184(3) का जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके भी अगेंस्ट फैसला देने वाले जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोकेल, ये भी अगेन जूनियर जज नहीं है, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वहाँ से एलिवेट करके लाए गए सुप्रीम कोर्ट में।
इंतहाई इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं, ठीक है। हालांकि बेंच में इनके साथ सॉरी टू से जस्टिस मुनीब अख्तर जिस अंदाज में बदतमीजी कर रहे थे, मैं उसको बदतमीजी में लूँगा कि ये क्या होगा, जूनियर जज अकलियती जज खुद को कहेंगे कि हम जनाब वो अक्सरियत हो गई, ये कोई नहीं होता फलान ये वो, ये इनके साथ हो रहा था, ठीक है। और इनको मुशावरत तक में बुलाना मौजूद थी, जैसे नहीं समझा, इतनी इनकी तौहीन की कि फिर बेंच छोड़ के चले गए। उनका मेरा मिसफिट इस बेंच में, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं ये घर जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी इस इंडिपेंडेंट माइंड जजेस के ग्रुप में है। फिर मोजिस जस्टिस अतर मिल्ला, ये भी जूनियर जज नहीं, मेरिट पर सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वहाँ से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। इनकी भी इंटेग्रिटी आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने भी सवाल उठाए हैं जिस अंदाज में ये पिटिशन चल रही है, और 184(3) वाली पिटिशन को डिसमिस किया, ठीक है। ये भी इसमें है। तो अब आप देखिए कि यूं ये सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 8-7 में सॉरी टू से डिवाइडेड है, ठीक है। 7 जजेस एक तरफ हैं, 8 जजेस एक तरफ मुद्दती मुता बंदयाल साहब के साथ हैं। और इसमें अगर आप देखें कि ये 7 और 8 केस अगर आप धड़े को देखें तो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ठीक है, जस्टिस अतर मिल्ला, आप इन जजेस के नाम देखिए, तमाम के तमाम हैवी वेट्स हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है, जूनियर जजेस, आउट ऑफ टर्न एलिवेट हुए हुए जजेस, ठीक है, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किए हुए जजेस। तो ये हाल है। तो फिर आप देख लीजिए फ्यूचर क्या है। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।